नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले दो वीडियो में हमने क्रमशः फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों का अध्ययन किया था। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों का अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों में प्रथम कारण है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी। राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में अंतर नहीं था। किस स्रोत से कितना धन आना है और किन किन मदों में उसे खर्च करना है, यह निश्चित नहीं था। निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में आर्थिक तंगी थी, अर्थात उस समय फ्रांस की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित थी। राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। किस स्रोत से कितना धन आना है और उसे किन किन मदों में खर्च करना है, ये भी कोई निश्चित नहीं था। और राजकीय आय से भी राजा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए धन या राशि खर्च कर सकता था। इस प्रकार निश्चित योजना के अभाव में फ्रांस में उस समय आर्थिक तंगी व्याप्त हो गई थी। तो यह भी एक प्रमुख आर्थिक कारण था। दूसरा कारण था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था, इसलिए क्रांति का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया। अर्थात उस समय मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके साथ सामाजिक असमानता का व्यवहार किया जाता था। इस कारण से वो लोग अपने आप को हीन समझते थे। उनमें असंतोष था तत्कालीन शासन के प्रति। और जब क्रांति हुई तो क्रांति का संचालन और नेतृत्व भी इसी वर्ग ने किया। तीसरा आर्थिक कारण है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी। समाज के प्रथम दो वर्ग कर मुक्त थे। कर का सारा बोझ तृतीय वर्ग विशेषतः किसानों पर था। अर्थात उस समय फ्रांस में पादरी, कुलीन प्रथम और द्वितीय वर्ग में आते थे एवं तृतीय वर्ग में किसान, विद्वान, वकील इत्यादि व्यक्ति आते थे। लेकिन समाज के जो प्रथम दो वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, ये लोग कर से मुक्त थे और सारा कर का बोझ तृतीय वर्ग उसमें भी विशेषतः किसानों पर था। कहा जाता है कि फ्रांस में पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता कर देती है। इस प्रकार की व्यवस्था में असंतोष होना स्वाभाविक था। तो यह भी एक प्रमुख आर्थिक कारण रहा। क्रमांक 4 का है कर वसूली की प्रणाली। फ्रांस में कर निश्चित नहीं थे। कर वसूली का कार्य ठेके पर दिया जाता था। ठेकेदार अधिक से अधिक कर वसूलते थे। अर्थात तत्कालीन फ्रांस में करों का किसी भी प्रकार का कोई निश्चित आकलन नहीं किया गया था। समय परिस्थिति के अनुसार कर निश्चित कर दिए जाते थे एवं करों की वसूली का कार्य ठेके पर दिया जाता था। इस वजह से ठेकेदार भी अधिक कर वसूलते थे। यह भी प्रमुख एक आर्थिक कारण था, क्योंकि इस वजह से उस समय जनसाधारण की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी। क्रमांक 5वां है व्यापारिक एवं व्यवसायिक अवरोध। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर और स्थान पर विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसका बुरा प्रभाव फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि उस समय अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था फ्रांस की थी और उस वजह से वहाँ के जो व्यवसाय और वाणिज्य है उसका विकास रुक सा गया था। जो भी व्यक्ति कोई नया व्यवसाय या व्यापार करना चाहता था उस पर अनेक प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लगे हुए थे जिससे उसे अपना व्यापार या व्यवसाय करने में कठिनाई का अनुभव होता था। इसके अलावा हर प्रत्येक प्रांत, जिला, शहर और स्थान पर विभिन्न प्रकार के उसे कर देने पड़ते थे। इस व्यवस्था से वहाँ का व्यवसाय और व्यापारी परेशान था, उसका व्यापार व्यवसाय ठप पड़ गया था और इस वजह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। क्रमांक 6, बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए, इनमें कार्यरत कारीगर और मजदूर बेकार हो गए, अतः वह क्रांति के समर्थक बन गए। अर्थात फ्रांस में उस समय जो बेरोजगारी बढ़ी, औद्योगिकीकरण के कारण जो उद्योग धंधे बंद हो गए, उस वजह से जो बेकारी या बेरोजगारी बढ़ी उसने फ्रांस के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को और दयनीय बना दिया और इन सब में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो कारीगरों और मजदूरों पर पड़ा, वो सब बेकार हो गए। और जब क्रांति का सूत्रपात होने लगा अर्थात क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी तो वह व्यक्ति भी क्रांति के समर्थक बन गए। इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें इन सभी आर्थिक कारणों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।